समकालीन दक्षिण एशिया विषय कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान। समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन, ये शब्द आपको अपने जहन में रखना है कि हम जिस दक्षिण एशिया की बात करने जा रहे हैं वह हमारे ही काल का है। हमारे ही काल का मतलब गत 30, 40, 50 वर्षों से लेके अभी तक वर्तमान। दूसरे शब्दों में हम इसमें पुराने इतिहास पे नहीं जा रहे हैं। गत 30, 40, 50 वर्षों में जो राजनीतिक हलचल हुई हैं दक्षिण एशिया में, उनके बारे में जानेंगे। क्या गतिविधियां हुई, क्यों हुई, क्या परिणाम रहे और उन परिणामों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या उसका फ़ायदा हुआ, क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो समकालीन, ये आप समझ गए हैं, पिछले गत 40-50 वर्षों की घटनाओं का विवरण। अब घटनाओं का विवरण हम क्यों करते हैं, क्यों हमें जानना जरूरी, क्या घटनाएं हुई, क्या इंसिडेंट्स हुए, ये जानना जरूरी क्यों है। आखिर कुछ हुआ तो हो गया, पुरानी बात हो गई। कुछ नहीं हुआ तो उसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, जानने का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो भी हमारा वर्तमान है वो भूतकाल से ही बना है। जो भी हमारा वर्तमान है वह भूतकाल से ही बना है। समकालीन जो काल है गत 40-50 वर्षों का, उसी का परिणाम है कि आज दक्षिण एशिया, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, वह जैसा है वैसा है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, दक्षिण एशिया आज जैसा है वह गत 40-50 वर्षों में हुई राजनीतिक गतिविधियों की परिणति है, उसके परिणाम है। इसलिए हमको वो काल के बारे में, घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। वो घटनाएं हुई क्यों? यदि वो घटनाएं अच्छी नहीं थी तो उनके कारणों को जानते हुए हम कोशिश करते हैं कि वर्तमान में ऐसी घटनाएं फिर ना हो, और वह तभी संभव है जब हम बीते हुए कारणों से बच के रहें। यदि कुछ बातें अच्छी हुई पूर्व में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, दक्षिण एशिया में, तो अच्छी बातें क्यों हुई, क्या कारण थे, क्या उन कारणों को हम फिर से जारी रख सकते हैं, क्या वो जारी हैं वे कारण, क्या परिस्थितियां दिन ब दिन बेहतर होते जा रही हैं। इसलिए हमें समकालीन इतिहास या समकालीन राजनीति, चूँकि ये राजनीति शास्त्र का विषय है और इतिहास से भी काफ़ी निकट है, आखिर ये राजनीति भी इतिहास का ही हिस्सा है। लेकिन जो घटनाएं हम देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका राजनीतिक मूल्यांकन करेंगे। ऐतिहासिक मूल्यांकन कम, राजनीतिक मूल्यांकन ज़्यादा होगा। इसलिए निष्कर्ष, समकालीन इतिहास या समकालीन राजनीति शास्त्र, समकालीन अध्ययन हमारे लिए अत्यावश्यक है और पुरानी बातें नहीं करना है ज़्यादा। दूसरी बात, विषय है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया से हमारा तात्पर्य क्या है? एशिया एक महाद्वीप है और सबसे बड़े महाद्वीपों में से है। एशिया का नक्शा यदि आप देखें, कितना विशाल। देखिए विश्व का नक्शा, विश्व के नक्शे में 7 महाद्वीप, उसमें एशिया की स्थिति देख लीजिए। एशिया वास्तव में बहुत बड़ा दिखता है। यदि एशिया इतना बड़ा दिख रहा है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, ग्लोब में, विश्व के नक्शे में, तो उसका कारण भी आपको मालूम है। जहां इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश हैं वो एशिया में है।
चाहे वो चीन की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से विशाल। और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल हैं तो निश्चित रूप से भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी विशाल होंगे, ये तो मानते हैं। अब ये विशाल एशिया के नक्शे को देखिए। इस एशिया के नक्शे में एशिया की विशालता इस बात से साबित होती है कि हम एशिया को भी कई भूखंडों में अपने अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए बांट सकते हैं। पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया, मध्य एशिया। कितने हिस्से होगा? पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। साउथ एशिया पर अब हम थोड़ा नज़र डालें कि इस एशिया के नक्शे में हम जिस क्षेत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं वह कितना बड़ा है एशिया की तुलना में। एक तो एशिया में कौन कौन से देश हैं ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, समझें, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम किसी एक देश की बात करते हैं तो उसके आसपास के देशों से उसके ताल्लुकात ज़रूर होते हैं और वे राजनीति को प्रभावित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंदरूनी राजनीति को प्रभावित करते ही हैं। एक देश की बयार हवा दूसरे देश में जरूर जाती है, उसे रोका नहीं जा सकता, प्रभाव छोड़ती है। इसलिए थोड़ा सा सरसरी नज़र से हम एशिया के देशों को भी देख लें और इन देशों को देखने के बाद अब हम देखें साउथ एशिया के देश। साउथ एशिया कितना बड़ा है एशिया में स्वयं, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका क्षेत्रफल, इसका इक्वेटर आदि से निकटता, इसके पड़ोसी राष्ट्र, ये बहुत अहम मायने रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो इतना देखने के बाद अब हम चलते हैं केवल दक्षिण एशिया के नक्शे की ओर। दक्षिण एशिया अर्थात क्या? समकालीन तो अब आप समझ गए, अब दक्षिण एशिया अर्थात क्या, कौन कौन से देश उसमें आते हैं? तो दक्षिण एशिया में भारत, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इतने देश दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आते हैं। एक बार फिर से देखिए और इनकी भौगोलिक स्थिति को भी देखिए। भारत आप पाएंगे इन सब दक्षिण एशियाई देशों के लगभग मध्य में है। दक्षिण में श्रीलंका है और उसके नीचे मालदीव है, ठीक? तो दक्षिण में है कुछ दो देश उसके। पूर्व में उसके बांग्लादेश है, पूर्व में बांग्लादेश है। उत्तर में नेपाल और भूटान है, उत्तर में नेपाल और भूटान है। और पश्चिम में, पश्चिमोत्तर यदि हम बात करें तो बेहतर रहेगा, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पश्चिम का जो भारत का आधा हिस्सा है वो पश्चिमी हिस्सा तटीय है, समुद्र है, अरब सागर है। ऐसे ही पूर्व में जो आधा हिस्सा है भारत का वो तटीय है, समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह हम देखते हैं
भारत लगभग इन 7-8 देशों से घिरा हुआ है जो दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं, और भारत इनके लगभग केंद्र में है। इन चारों ओर से वे इन राष्ट्रों के बीच में हैं, यानी दक्षिण एशिया की हम कह सकते हैं एक तरीके से धुरी है। ठीक, अब हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं? मैंने आपको बताया कि पिछले 40-50 वर्षों की घटनाओं, कारण, निवारण, परिणाम, सीख, लेसन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में हम अपना संबंध इन राष्ट्रों के साथ कैसे रहे इसका अध्ययन करेंगे। हमारे संबंध इन राष्ट्रों के साथ कैसे रहे इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, इन राष्ट्रों के एक दूसरे से संबंध कैसे रहे, यदि ये सवाल आए तो इसका भी अध्ययन करेंगे। क्योंकि यदि दो राष्ट्रों के बीच के संबंध अच्छे नहीं हैं हमारे पड़ोसी राष्ट्र के, उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। कल्पना करिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के संबंध बड़े कड़वे हैं, तो भारत के कैसे रिश्ते हों अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये बहुत राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में, विदेश नीति में एक बहुत अहम प्रश्न होगा। कल्पना करिए इन दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के संबंध अच्छे हों, तो भी भारत की राजनीति, भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी। तो हमको ये भी देखना है कि भारत के इन देशों से संबंध कैसे रहे, क्या घटनाएं हुई, दक्षिण एशिया के इन देशों के बीच कैसे संबंध रहे, यदि अच्छे रहे तो इनके कारण जाने, और यदि विवादित रहे तो विवाद के कारण जाने। किस कारण स्थितियां अच्छी नहीं रही इन दोनों देशों के बीच में या कुछ अन्य देशों के बीच में। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विश्व की राजनीति ने इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने, जिसमें कोल्ड वॉर का काल है, दो ध्रुवीय विश्व का काल है, और वर्तमान में अमेरिका की वर्चस्वता का काल है, उसने यहाँ की राजनीति को कैसे प्रभावित किया है। समकालीन दक्षिण एशिया में शीत युद्ध का प्रभाव दिखता है। समकालीन दक्षिण एशिया के अध्ययन में दो ध्रुवीय विश्व का प्रभाव भी दिखता है। कैसे, वो जानेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया के अध्ययन में अमेरिकी वर्चस्वता का जो काल 1990 से चला है, तो गत 30 वर्षों में वो भी दिखता है। तो हम वो उन सब का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत तुलनात्मक दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में, गरीबी में अन्य देशों की तुलना में कहाँ बैठता है। क्योंकि भारत की स्थिति इन मुद्दों में अन्य देशों की तुलना में कैसी है, ये इसलिए अहम है क्योंकि वो हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। यदि रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा आगे है इन क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से, दूसरे राष्ट्रों से, तो दूसरे राष्ट्र भारत की इस रक्षा मजबूती को कैसे देखते हैं। हो सकता है कुछ देश भारत की बहुत बड़ी ताकत से नाखुश हों। हो सकता है कुछ देश भारत की इस बहुत बड़ी ताकत को मानते हुए उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हों। हो सकता है कुछ देश भारत की बड़ी ताकत, सैनिक ताकत के परिप्रेक्ष्य में घबरा कर भारत के साथ बहुत संभल कर व्यवहार करते हों, आदि आदि। तो हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे इन सब बिंदुओं पर,
लेकिन वो जो तुलनात्मक अध्ययन इन बिंदुओं पर होगा वो थोड़ा संक्षिप्त होगा। हम ये देखेंगे कि इन क्षेत्रों में हम दूसरे देशों की तुलना में कहाँ बैठते हैं या दूसरे देश एक दूसरे की तुलना में कहाँ बैठते हैं। तो ये हमारे इस समकालीन दक्षिण एशिया के अध्ययन का हिस्सा होगा। तो अब हमने जान लिया दक्षिण एशिया क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए। मैं एक बार आपको पुनः कहूँगा कि अध्ययन से में आगे बढ़ने से पहले दक्षिण एशिया के नक्शे को अपने मानस पटल पर अच्छे से बैठा लें। जान लें कि कितनी लंबी सीमा पाकिस्तान की भारत से लगी हुई है, क्योंकि ये राजनीति में बहुत अहम है। जान लें कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान कहाँ पर है। जान लें कि अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की दूरी क्या है। ये भी जान लें कि भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका राजनीति पे क्या असर पड़ा है ये आप आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही देख लें कि नेपाल की स्थिति क्या है। नेपाल आप देखेंगे तो उत्तर में चीन है, दक्षिण में भारत है और बीच में हिमालय की पहाड़ियां हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल की राजनीति किस तरीके की होगी जब वो दो बड़े बड़े देशों से घिरा हुआ हो, दो शक्तिशाली देशों से घिरा हुआ हो और फिर हिमालय की उत्तुंग पहाड़ियां हों, बहुत ठंडा क्षेत्र हो। ऐसे ही भूटान आप देख रहे हैं। भूटान दिखने में बड़ा छोटा, लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में भूटान साबित करता है कि जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। हम छोटे हैं तो भी हम निर्णायक हैं। एक देश इतना छोटा, चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ी देश, वो कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते चला जा रहा है, कैसे अपने संबंध मधुर बनाते हुए सुनिश्चित कर रहा है कि उसके क्षेत्र में शांति रहे, ये भूटान से हम सीखेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का सतत झगड़ा भारत के साथ ये जग जाहिर है। उनके कारणों पर हम जाएंगे। अफ़गानिस्तान वर्तमान में बहुत चर्चित है। आज के परिप्रेक्ष्य में अफ़गानिस्तान जो है वो विश्व के भीषणतम दौर से, विश्व शांति के खिलाफ भीषणतम दौर से गुजर रहा है। भीषणतम, सबसे खतरनाक क्षेत्र हो गया है दुनिया का अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है कि यदि हम बात करें आज से 50 साल पूर्व की और आज की, और इन सब देशों की और दुनिया के लगभग किसी भी देश की 50 साल पहले की फ़ोटोज़ और आज की फ़ोटो को मिलान करें तो हम देखेंगे, उन फ़ोटोज़ के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि हर देश में विकास हुआ है, हर देश में परिवर्तन दिखेगा। कलकत्ता की सड़कें, दिल्ली के बाज़ार, बम्बई का चौपाटी, ये उस समय की फ़ोटो और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। और यकीनन हर देश की स्थिति यही है। हर देश ने गत 50 वर्षों में बहुत सुधार किया है और वो फ़ोटोग्राफ से परिलक्षित होता है। लेकिन दुर्भाग्य, अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व जैसा था, आज भी जस का तस है, बल्कि शायद स्थितियां और बदतर हो गई। अफ़गानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में, ऐसा विचारकों का कहना है, जो कि 50 साल पहले जैसा था आज भी वैसा है। आप इनके गत 50 वर्षों की जो दृश्य हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनसे तुलना कर लीजिए। 50 साल पहले भी अधिकतर फ़ोटोज़ में लोग बम लिए रहते थे, राइफ़ल पकड़े रहते थे, ग्रेनेड रहता था, रॉकेट रहता था, मिसाइल रहती थी। ये वहाँ की सामान्य चीज़। आज भी वही है। हज़ारों लोग 50 साल पहले भी घायल दिखते थे, चोटिल दिखते थे, आज भी वही स्थिति है। आखिर क्यों? इसके मायने क्या हैं?
अफ़गानिस्तान के लिए, दक्षिण एशिया की शांति के लिए और भारत के लिए भी इसके मायने क्या हैं। भूटान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की ओर जाएं। श्रीलंका में गत 50 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव देखा। विश्व की सबसे आधुनिक आतंकवादी सेना, आतंकवादी गुट श्रीलंका में था। विश्व का सबसे आधुनिकतम आतंकवादी गुट श्रीलंका में पैदा हुआ और इतना आधुनिक होने के बावजूद एक दिन आया जब उसको आमूल चूल उसको नष्ट करने में सफलता भी मिली। तो आखिर वहाँ पे आतंकवाद पनपा क्यों? इतना सा देश और आतंकवाद से 10-15 साल ग्रसित रहा और फिर इस तरीके से उसका सफाया हुआ कि अब वहाँ पर आतंकवाद नाम की चीज़ फिलहाल नहीं है। इन देशों के अलावा हम भारत को देखें, भारत ने भी गत 50 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे। चीन के साथ युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ 2-3 युद्ध हुए, बांग्लादेश के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी, श्रीलंका के आतंकवाद का सामना उसे भी करना पड़ा, आदि आदि। कश्मीर समस्या में पाकिस्तान की भूमिका, नेपाल के साथ भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव आया। और यहाँ बताना उचित होगा कि नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है, जिसने अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। हमने दुनिया में इस्लामिक देश सुने हैं जिन्होंने अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम घोषित किया है। भारत सेक्युलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म की वो वकालत नहीं करता, सभी धर्मों को लेकर चलता है। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसने अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है। वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं? भारत से उसके संबंध, खटास मिठास दोनों देखे। और बांग्लादेश की स्थापना में तो भारत का योगदान रहा है, लेकिन उसके बावजूद कड़वाहट जब तब बनी रही। उनके कारणों का अध्ययन करेंगे। इतने सारे बिंदुओं को कक्षा 12वीं के इस अध्याय में उचित रूप से समाहित करना संभव नहीं होगा, तो हम कुछ बिंदुओं पर खास ध्यान देंगे जो हमारे इस अध्याय के अंतर्गत आते हैं। उन बिंदुओं में है पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्रीकरण एवं इसके प्रभाव। लोकतंत्रीकरण की चर्चा हम करेंगे एवं इसके प्रभाव। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, जिसकी मैंने चर्चा अभी की आपको, आतंकवाद एक तरह से जातीय संघर्ष का ही परिणाम था। फिर दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास। दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास। उसके बाद अगला बिंदु होगा भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और अंतिम, इस क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव। आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव। विश्व की जो आर्थिक वैश्वीकरण मतलब ही ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो पूरी दुनिया एक आर्थिक एक रूपता जो आ रही है, उसका असर यहाँ पे क्या पड़ रहा है। कुल मिला के आप देखेंगे कि विकास की बात थोड़ी कम है हमारे इस अध्याय में, और इन बिंदुओं को देख के लगता है कि शायद इस क्षेत्र में संघर्ष, हिंसा ज़्यादा रही। और सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है कि हमारे विकास की गति, दक्षिण एशिया के विकास की गति, भारत के विकास की गति,
इन घटनाओं से बहुत प्रभावित हुई है, तो हम उसको अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। समकालीन विश्व राजनीति में यदि हम देखें तो दक्षिण एशिया का बहुत महत्व रहा है, और वो महत्व का कारण या महत्व के परिणाम की यदि बात करें तो ये महत्व का ही परिणाम है जो ये क्षेत्र संघर्ष का क्षेत्र बना रहा। क्योंकि ये क्षेत्र विश्व राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व की ताकतों के लिए ये क्षेत्र बहुत अहम मायने रखता है, उन्होंने इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं संघर्ष का क्षेत्र बनाया, अपने राजनीतिक संघर्ष के लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया, और जिसका खामियाजा हम सब देश भुगत रहे हैं। दूसरे शब्दों में, दक्षिण एशिया भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह स्थित है। मैंने जब नक्शे की बात की थी आपको, तो आपको बताया था कि ध्यान करें कि दक्षिण एशिया किन क्षेत्रों से निकट है, कितना निकट है, इसके मायने क्या हैं। ये भौगोलिक इसकी जो लोकेशन है वो बहुत मायने रखती है। तो एक तो भौगोलिक क्षेत्र होने के नाते सामरिक दृष्टि से विश्व के देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, और दूसरा कारण जो हो गया है इसकी बढ़ती हुई महत्ता का, वह है इन देशों में, दक्षिण एशिया के जिन देशों के नाम मैंने लिए, उनमें 2 देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। परमाणु संपन्न देशों के समूह में शामिल हैं, और 20वीं सदी के अंत में होते होते भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए। परमाणु संपन्न होना इन देशों की महत्ता को एक ओर जहां बहुत बढ़ा देता है, महत्व को जहां एक ओर बहुत बढ़ा देता है, वहीं दूसरी ओर तनाव का एक कारण बन जाता है, आपसी अविश्वास का कारण बन जाता है। परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल यही उठता है। आखिर परमाणु बम जैसी चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी, और परमाणु बम जैसा बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि निश्चित रूप से स्थितियां वैसी थी जिसने हमको विवश किया कि हम परमाणु बम बनाएं। तो यानी संघर्ष की स्थिति रही होगी, तनाव की रही होगी, अविश्वास की रही होगी, शंका की रही होगी। हमारी विदेश नीति का मूल हिस्सा यही रहा होगा। इस क्षेत्र का तेजी से उभरना वैश्विक राजनीति में भी एक बहुत अहम मायने रखता है, लेकिन कई मामलों में जो वैश्विक संघर्ष और वैश्विक सुरक्षा की यदि बात करें तो ये बहुत अशांत क्षेत्र हम बोल सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा है। वर्तमान में वैश्विक राजनीति में ये संभवतः सबसे अशांत क्षेत्र है आज की तारीख में, क्योंकि आज जो अफ़गानिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मात्र युद्ध की दृष्टि से नहीं, पर मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो चुकी है। और इसके कई कारण हैं, ऐसी सब घटनाएं होने के कई कारण हैं जिसमें तनाव पैदा रहा है, परमाणु बम बनाने की ज़रूरत पड़ी, विश्व राजनीति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आखिर कई कारण हैं। मैंने एक कारण भौगोलिक बताया, दूसरा कारण इसकी महत्ता का परमाणु संपन्न होना बताया। उसके बाद दुर्भाग्य से इन देशों में एक दूसरे के बीच कई तरह के विवाद हैं, और इस आधुनिक युग में भी उन विवादों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उससे उबर नहीं पा रहे हैं। जैसे सीमा विवाद भारत का अन्य देशों के साथ, कुछ देशों का कुछ दूसरे देशों के साथ सीमा को लेकर सतत रूप से तनाव और संघर्ष बना हुआ है।
नदी जल के वितरण की समस्या भी एक समस्या हमारे बीच में तनाव का कारण है। नदियों का जो जल है एक देश से बहते हुए दूसरे देश में जब आता है पानी, तो उसके पानी के बंटवारे को लेकर भी झगड़ा हो रहा है। ये एक संघर्ष का कारण है, समस्या का कारण है। इसके अलावा आंतरिक विद्रोह, जैसे मैंने श्रीलंका में जातीय संघर्ष की बात की, ये आंतरिक संघर्ष था। वहाँ की 2-3 जातियों के बीच में झगड़ा हो गया और इतना झगड़ा कि उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया। ऐसी कुछ स्थितियाँ कमोबेश कुछ समय तक नेपाल में भी रहीं। अफगानिस्तान में तो आज हालात बहुत ही चिंताजनक बने हुए हैं। तो जातीय और आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष, भारत में जातियों का प्रादुर्भाव है। भारत में हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जातियां बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं, लेकिन सौभाग्य से जातीय संघर्ष जैसी बात भारत में अभी तक नहीं हुई है, जिसमें 2 विभिन्न जातियों के लोग आपस में मार काट मचा दें। ऐसा सौभाग्य से भारत में नहीं हुआ है, वो अभी तक उससे बचा हुआ। अगला घटना जो चिंता का कारण है वो लोकतांत्रिक उल्टाव। लोकतंत्र इनमें से कुछ देशों में है, वहाँ कभी सैनिक सत्ता आ जाती है। जहाँ सैनिक सत्ता है वहाँ कुछ समय के लिए लोकतंत्र आ जाता है। तो लोकतंत्र को सतत खतरा बना हुआ है। वर्तमान स्थिति में विश्व में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली, देश को चलाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली लोकतंत्र कहलाती है, और वो लोकतंत्र को यहाँ खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान कभी लोकतांत्रिक देश था, आज वहाँ सैनिक सत्ता बैठती है। भारत सदैव लोकतांत्रिक रहा है। नेपाल में एक दूसरे तरीके का राजशाही लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ जो लोकतंत्र अस्थायी है, वो अस्थायी लोकतंत्र का प्रभाव यहाँ पर भी तो पड़ता ही होगा ना। इसलिए भारत के लिए भी चिंता हो जाती है। सौभाग्य से भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक उल्टाव का प्रभाव उतना गहरा नहीं पड़ता, लेकिन चिंता तो बनी रहती है। ऐसे में इस बात को लेकर हम सभी चिंतित हैं कि यहाँ स्थायी शांति कैसे बहाल हो, शांति स्थायी कैसे हो, केवल विकास के लिए बात कब हो, शांति की बहाली कैसे की जाए। पारस्परिक तनाव जो बना है, हिंसा, प्रतिहिंसा, जातीय संघर्ष, विद्वेष, इसके बदले हम आर्थिक सहयोग और विकास की बात कब करेंगे, ये समझ से परे है। जब तब कोशिश हुई है कि ऐसी बातों को पीछे छोड़ हम विकास की ओर बढ़ें, सहयोग की ओर बढ़ें, उन्नति का नया दौर प्रारंभ करें, उसके लिए प्रयास भी हुए, पर दुर्भाग्य ये जो बातें बताई गई ये ज़्यादा हावी होने लग जाती हैं। घरेलू राजनीति की समस्या अलग है, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी यहाँ पर अपना असर छोड़ती हैं। आपसी तनाव को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए, 2 महाशक्तियों ने भी प्रयास किए, पर इन महाशक्तियों के प्रयास के पीछे संभवतः इनका अपना स्वार्थ निहित रहता है, और जब ऐसा होता है तो शांति बहाली में बहुत तकलीफ होती है, और यही हुआ। ये जो एरिया है दक्षिण एशिया का, ये बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के उत्थान की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, इसको आगे लाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में हम विशेष रूप से
पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्र का जो उल्टाव हुआ, श्रीलंका में जो जाति संघर्ष हुआ, दक्षिण एशिया में जो संघर्ष और शांति के प्रयास हुए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है और वैश्वीकरण की दृष्टि में भारत और उसके संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा है, वो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं।